हेलो बच्चों, चलो यार आज हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों के लिए नया है? और आइडियल गैस इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्चुअली आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। आप देखोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर करके दिखेगा, तो वहां ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, वहां पढ़ना होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बेस्ड दिख सकते हैं, इस पे बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट में भी ये इस पे बेस्ड प्रॉब्लम मिल जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है ना, जितना भी आपके लिए काम का है ना उतना केवल मैं बताने जा रहा हूं, जिससे कि यदि प्रॉब्लम आए तो आपसे बन जाए। ठीक, तो चलो यार आइडियल गैस इक्वेशन क्या है इस चीज को अब हम लोग सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल जो है ये PV इक्वल टू NRT, इसे ही आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, PV इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स है उसको आप लोग समझ लो एक बार। P क्या है? P है प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R को देखो यार यहाँ पे R एक नया चीज है आपके लिए, तो याद रखेगा, इसे मैं बोलता हूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल नाम क्यों पड़ा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब ये तुम कहीं भी चले जाओ आर का वैल्यू सेम रहने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स में कहीं भी चलो, अर्थ पे या फिर मार्स पे या कोई अदर प्लेनेट, कोई अदर गैलेक्सी में चले जाओ, आर का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, इसलिए इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक, ये तो हो गया यार PV NRT, ये डिफरेंट टर्म्स जो थे ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल्स, R फॉर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। ये हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ये कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है R। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो R, और उसका यूनिट याद रखना होगा आपको। और साथ ही साथ इसका कांस्टेंट है तो इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैं R का वैल्यू लिख दे रहा हूं और आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अभी R का 3 वैल्यू होता है। फर्स्ट वैल्यू जो है 0.082, एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो 0.0821 होता है, और यूनिट होता है लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब देखो यार यदि हम R को देखें तो R इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं वहां से? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन में N इंटू टी। R इक्वल टू PV बाय N इंटू टी। तो इसीलिए यहां से देख सकते हो यदि प्रेशर को मैं, अब देखो ये वाला वैल्यू कब यूज करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, देखिए वैल्यू याद रह जाएगा, लेकिन R का 3 वैल्यू तो मैं पहले लिख ही देता हूं यार तीनों। फिर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और तीसरा वैल्यू R का जो होता है वो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये 3 वैल्यू है। अब R का ये तीनों वैल्यू कब यूज करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार इसी चीज को अभी मैं समझा रहा, थोड़ा अच्छे से समझना ध्यान से। यदि मैं कभी प्रेशर को ATM में लेता हूं, प्रेशर को ATM में लेता हूं, वॉल्यूम को यदि लीटर में लिया जाए, नंबर ऑफ N क्या है यार? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को तो केवल मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका तो कोई दूसरा यूनिट होता नहीं है। और T टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ऑलवेज केल्विन में ही लिया जाता है। ठीक है ना, जब भी कोई फार्मूले में टेम्परेचर यूज हो रहा हो ना तो वो ऑलवेज केल्विन में ही रहता है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है ये टेम्परेचर जो है ये इन केल्विन है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया गया हो, मान लो यार कभी टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया हो, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर 0 मत पुट कर देना। जैसे 0 मल्टीप्लाई पुट करोगे तो पूरा का पूरा राइट साइड वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना, हमेशा याद रखना। नोट करके लिख भी देता हूं यार, टेम्परेचर जो है किस यूनिट में? इन केल्विन। और टेम्परेचर केल्विन में क्या रिलेशन होता है सेल्सियस और केल्विन में ऑलरेडी यार बता चुके हैं तुम लोग को, और याद होगा तुम लोग को, उम्मीद है। यहाँ से PV बाय NRT, तो यहाँ पे देखो प्रेशर को यदि मैं ATM में लेता हूं, वॉल्यूम को लीटर में लेता हूं, तो लीटर ATM और बाय में क्या आ जाएगा? मोल, और ये केल्विन। और ये मोल को और केल्विन को यदि ऊपर ले जाऊं तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू कब यूज करना है? जब प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में हो, तब ये वैल्यू यूज करना है। सेकंड वैल्यू 8.314 यूज कब करना है सर? तो 8.314 यूज कब करते हैं? देखो यार यहाँ पे क्या है? जूल।
मतलब यदि तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एसआई यूनिट में गिवन हो तो आपको आर का ये वैल्यू यूज करना है। अब एसआई यूनिट का मतलब, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है यार, लिख लो यहाँ पे यदि नहीं पता है यार तुम लोग को तो। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। 10th में पढ़े हो यार तुम लोग, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, देख लो। और एक रिलेशन और इंपॉर्टेंट रिलेशन में लिख दे रहा हूं, 1 atm और पास्कल में क्या रिलेशन, 1 atm क्या होता है याद है, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पास्कल में मैं लिखूंगा तो 10⁵ पास्कल लिखूंगा। ठीक, और यदि वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, लीटर ना, क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये याद रखना, यदि प्रेशर कभी पास्कल में दिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो तो ऐसे केस में आर का वैल्यू हम क्या लेंगे, 8.314। क्लियर ये चीज है। चलो, तो ये सब ध्यान रखना यार। और बहुत बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा आंसर जूल में, जूल में, जूल में, देखिए आंसर जूल में दिख रहा है, ऑप्शंस में यदि जूल दिख रहा है आपको, तो ऐसे में आप आर का 8.314 वैल्यू ले लेना। ठीक, थर्ड वैल्यू 2 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, ये वैल्यू कब यूज करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं भी कैलोरी दिख जाए, कहीं भी ऑप्शन में दिख सकता है या क्वेश्चन में दिख सकता है। यदि कहीं भी कैलोरी दिख गया तो आप आर का कौन सा वैल्यू लोगे, थर्ड वाला 2 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। तो ये सब के सब आर के ही वैल्यू है, बस यूनिट इनका डिफरेंट है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। अब इसमें यार देखिए 0.0821 है, तो कोई जरूरी नहीं इतना एग्जैक्ट लेने का, आप अप्रॉक्सीमेट में 0.082 भी ले सकते हो। और कहीं कहीं आप लोग आर का, इसके लिए लीटर एटीएम की बात कर रहा हूँ, लीटर एटीएम के केस में आर का वैल्यू ये भी यूज किया जा सकता है 1/12, क्योंकि 1/12 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली में 0.082 होता है। ठीक है ना। तो मान लो यार लेंथी कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, एक ऑप्शन 100 है तो दूसरा ऑप्शन 150 है, 250 है, ये ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, तो ऐसे केस में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आर का 1/12 ले सकते हो। लेकिन अब यार मान लो एक ऑप्शन 100 डिग्री है, एक 100 है, दूसरा ऑप्शन 102 है, यदि ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो ऐसे में आप ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू ये यूज करो, 0.082 है। ठीक है, तो देख लेना जो आपको मन करे, जहां पे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए आप वो वैल्यू यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यार आर का ये 3 वैल्यू है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज हम लोग फिर से आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में तो वहां जानेंगे, लेकिन अभी इसका कुछ यूजेस है, एप्लीकेशन से अभी आगे, इसलिए मैं इसे यहाँ पे पढ़ा दिया। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस कर लेते हैं, उसके बाद ये आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से अप्लाई करना होता है ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो नोट कर लो यार ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला चीज देखो यार, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ऐसा कर लो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए यार आइडियल गैस या सिंपल गैस लिखा जाए आपको सेम मतलब समझना है, ठीक है ना, आइडियल गैस हो या केवल गैस हो, ठीक, सब कुछ सेम समझना है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, ये है सवाल। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ठीक, चलो अब देखो इधर, हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, जब भी आइडियल गैस दिख जाए तो आपको यूज क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब यदि आइडियल गैस इक्वेशन में लगाऊं तो PV = nRT, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और कंडीशन दिया STP। अब बात आती है हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें पता क्या क्या होना चाहिए, P का वैल्यू पता होना चाहिए, N का वैल्यू पता होना चाहिए, R का वैल्यू पता होना चाहिए, T का वैल्यू पता होना चाहिए, ये सभी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यार हमें कैसे पता चलेगा P, N, R, T का वैल्यू, कहीं दिया है क्या, एक चीज तो यार दिया हुआ दिख रहा होगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब N का वैल्यू जो है ना 1 गिवन है, उसके लिए टेंशन नहीं है, बस हमें सोचना है P का वैल्यू और T का वैल्यू क्या पुट करें, क्योंकि R का वैल्यू हमें पता होता है। ओके, तो अब हमें P और T का वैल्यू क्या लेना है ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो यार STP ऑलरेडी यार तुम लोग को बताया ना, STP का मतलब क्या होता है, बताया ना मैंने, क्या होता है STP का मतलब, जहां प्रेशर क्या हो, बताओ यार जल्दी से, प्रेशर क्या हो 1 atm और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 273 केल्विन। क्लियर है ना।
अब यदि मैं प्रेशर 1 atm पुट कर दो, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना, तो वॉल्यूम को V रहने देता हूँ, एन 1 मोल के द्वारा निकालना है। आर का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, तो अप्रॉक्स में मैं 1/12 ले लेता, ठीक है ना, 0.082 भी ले सकता, मैं 1/12 ले ले रहा। और टेम्परेचर STP है तो यार 273 केल्विन, ये सब याद होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा कि STP का, हो सकता क्वेश्चन में दिया हो सकता ना भी दिया हो। और R का वैल्यू 1/12 ले लिया मैं, तो यहाँ से V जो है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रेशर को मैंने किस यूनिट में पुट किया, जरा ध्यान से देखो तो 1 atm, मतलब मैंने प्रेशर को ATM में पुट किया। और R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू क्या है 1/12। अच्छा ये 1/12 यदि मैं पुट करूँ तो इसका यूनिट क्या होगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिट क्या ले रहे हो R का। तो 1/12 जाता तो यूनिट क्या था, लीटर ATM, मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। इसका मतलब यदि मैं 1/12 पुट कर रहा हूं तो हमें प्रेशर को ATM में पुट करना होगा और वॉल्यूम को लीटर में लेना होगा। तो प्रेशर तो हमारा ATM में सही है और वॉल्यूम किस यूनिट में लेना होगा, लीटर में। इसका मतलब यहां से जो भी वॉल्यूम निकल कर आएगा वो किस यूनिट में होगा, लीटर में होगा। समझ में आया। तो चलो यार अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 273 अपॉन में 12, अब देख यार इतना कैलकुलेशन तो तुम लोग 12 2 = 24, 333, फिर 12 2 = 24, कितना हो गया 990, तो 90, तो 22 12 8। देखो यार ये थोड़ा सा एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा ना, यदि मैं यहाँ पे 1/12 के जगह पे, ठीक है ना, एक काम करता हूँ, ये देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जा रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू हो रहा है ना वो 22.4 लीटर होता है। और क्यों होता है यार ये तुम लोगों को बताया भी। एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1/12 के जगह पे देख यार 1/12 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यदि एग्जैक्ट आपको आंसर लाना हो ना तो आप ये वाला वैल्यू लिया करोगे 0.082, ठीक है ना, इनटू और यहाँ पे 273। इसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ से जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो 22.4 आएगा। 1/12 कब लेना है आपको, जब आपको जल्दी जल्दी यदि क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप 1/12 ले लेना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ऑप्शन में दिख जाएगा, तुरंत मारना और आगे बढ़ना। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आया, यूनिट क्या रहेगा, जैसा कि बताया लीटर होगा, ठीक। या आप लोग यार कैलकुलेट कर लेना खुद से, कैलकुलेटर से नहीं, पेन पेंसिल से, पेन कॉपी पे। हाँ तो वॉल्यूम आ गया 22.4। ये चीज़ देखो यार, इससे पहले भी यार तुम लोग को बताएं, याद होगा, तुम बताया या नहीं बताया, सोचो जरा। तुम लोग यार एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP कितना होता है 22.4 लीटर। और मैंने एक फार्मूला दिया था मोल्स को कैलकुलेट करने का, यदि याद हो तुम लोग को तो, वॉल्यूम अपॉन इन लीटर अपॉन में 22.4। ऐसा क्यों दिया था जरा समझना इस चीज को। मैंने बोला था ना थर्ड वाला फार्मूला ओनली वैलिड होता है एट STP, अदरवाइज आप मोल्स निकालने के लिए फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों था जरा समझना। जब हम लोग एट STP की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एट STP की बात करते हैं तो देखो यार आइडियल गैस इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो V यहां से आप देख लो, N इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन में RT, और यहाँ पे P का वैल्यू क्या होता है 1 atm। वॉल्यूम यदि एट STP बात कर रहे हैं, हाँ वॉल्यूम को V रहने देता हूँ, R का वैल्यू R हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 273। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू V, और V किस यूनिट में, लीटर में। R का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0.082 इंटू 273, और इस दोनों को कैलकुलेट किया जाए 273 इंटू 0.082 किया जाए तो इसका वैल्यू क्या आता है यार, जस्ट देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या आता है 22.4 आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। तो इसलिए हम लोग मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है STP। क्यों ऐसा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो प्रेशर और जो टेम्परेचर लिया वो 1 atm एंड 273 केल्विन लिया, और यही हमारा STP का कंडीशन होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जब भी मोल कैलकुलेट करना एट STP तो आप डायरेक्टली मोल्स निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। लेकिन मान ले कंडीशन STP नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो क्या करना होगा यार पता। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। पहले तुम लोग को डरने की जरूरत था
क्योंकि एसटीपी दिया है तो ही ये फार्मूला लगा सकते हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। और एसटीपी के अलावा मान लो टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं दिया है, मान लो यार 300 केल्विन दे दिया है, मान लो यार प्रेशर 1 atm के पे कुछ और दे दिया गया, लाइक 2 atm 3 atm दे दिया है, तो तुम लोग क्या करते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं? फिर तो कोई रास्ता नहीं था ना। लेकिन अब तुम्हारे पास एक फार्मूला है और जहां से तुम मोल्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, और वो है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। अब वो प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी दे दे, तुम यहां डायरेक्ट पुट करोगे और डायरेक्ट आंसर पाओगे, समझे? अब कोई दिक्कत नहीं यार। मान ले यार ये फार्मूला याद नहीं भी है, थर्ड वाला गोली मार। मान ले यार हमको पता नहीं है एसटीपी क्या होता है, हाँ इतना पता होना चाहिए एसटीपी का मतलब क्या होता है। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, ठीक है ना, तभी ये फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो मान लो यार केवल एसटीपी दे दिया गया और आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, आपको ये फार्मूला याद नहीं है, n = वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये n = नहीं याद है तो कोई बात नहीं। एसटीपी कंडीशन दिया है ना, डायरेक्ट एसटीपी में प्रेशर क्या होता है 1 atm हमें पता है, वॉल्यूम हमें निकालना है, ये मोल्स निकालना है ना, तो वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू n का वैल्यू नहीं पता, R × T, एसटीपी 273, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट n = क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 273 R। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो n = वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 है ना, इसका ओरिजिन क्या है, तो ये है। मतलब यहीं से ये थर्ड वाला फार्मूला को डिराइव किया गया है। क्लियर है भाई ये चीज? तो चलिए यार, यदि ये चीज क्लियर है तो एक और हम लोग इस पे, हाँ यहाँ से नोट करके आप लोग यार लिख लेना। क्या नोट करके लिखोगे? यदि मैं 1 मोल ऑफ एनी गैस ले लिया जाए, और गैस कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, वो अंडरस्टूड है। अब आइडियल का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया अभी, ठीक है ना। अभी आपको बस याद रखना है, यदि 1 मोल ऑफ एनी गैस ले लिया जाए एट एसटीपी, देन इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम, 22.4 लीटर। याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी ideal gas occupies 22.4 लीटर at STP। अब STP का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, ठीक। तो जब भी कंडीशन STP हो और यदि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अब मान लो 1 मोल में H2 का ले ले, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 लीटर। मान ले हम हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन का 1 मोल ले ले और एसटीपी पे ही हम पूछ दे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो भी 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मान ले हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ले और 1 मोल ले लेते हैं एट एसटीपी, तो वो भी वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। मतलब 1 मोल किसी भी गैस का एट एसटीपी लेते हो तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। ये याद रखना डायरेक्ट, ठीक। और यदि मान लो एसटीपी नहीं है, कोई और कंडीशन पे यदि आपसे मोल पूछ दिया जाए तो फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन आपका साथ देगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये आइडियल गैस इक्वेशन क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्लियर? तो नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए यार, सवाल एक यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, खुद से वीडियो पॉज करके स्टार्ट हो जाओ। मैं सवाल पढ़ दे रहा यार एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस इन 8.2 लीटर एट 1 atm एंड 3 केल्विन, 300 केल्विन। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस निकालना। किसका मोल्स? हीलियम गैस का मोल्स निकालना इन 8.2 लीटर, ठीक। मतलब ये कि 8.2 लीटर दिया है हीलियम गैस का, उस 8.2 लीटर और कंडीशन भी दिया, और प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 300 केल्विन। इस कंडीशन में उस कंटेनर में, उस सैंपल में 8.2 लीटर जो हीलियम गैस है उसमें कितने मोल्स ऑफ हीलियम होंगे उसको कैलकुलेट करना। सवाल क्लियर है? स्टार्ट हो जाओ। चलो मैं इधर, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन देखिए यार, अब एसटीपी का दिया है क्या? नहीं। यदि एसटीपी होता, अच्छा एसटीपी होने के लिए क्या होता, प्रेशर तो 1 atm वहां भी चाहिए होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या 300 केल्विन होता है ना, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, 273 केल्विन। यदि टेम्परेचर 273 केल्विन होता तो हम मोल्स निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, वॉल्यूम बाय में 22.4, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर कंडीशन एसटीपी वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब तो आप आइडियल गैस इक्वेशन सीख गए हो लगाना, तो बस यार कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी दे दे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो यार, PV = nRT, प्रेशर कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम कितना 8.2 लीटर, n का वैल्यू कितना, n निकालना है, r का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना 300। बता यार इसमें कोई दिक्कत? R का वैल्यू यार 0.082 बता, एक्सेक्ट वैल्यू 0.0821 होता है, ठीक है ना। इधर 8.2 दिखा, इधर भी यार मैं 0.082 पुट कर दिया, ठीक।
अब यहाँ से n का वैल्यू हमें निकालना है, तो 8.2 अपॉन में 0.082 और नीचे में 300 आ जाएगा। अब यार ये तो काट छाट तुम लोग जानते हो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे ऊपर 3 जीरो, कितना बच जाएगा ऊपर 2 जीरो, ये उड़ गया 82, ये डबल जीरो से उड़ गया, कितना मोल्स आ गया 1/3 मोल्स, 1/3 मोल्स आ गया, हो गया यार काम खत्म। उसके बाद यार कुछ बचा बताने के लिए, खत्म। 1/3 मोल्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट होगा कितने में 8.2 लीटर में। हाँ सवाल इससे आगे भी एक स्टेप पूछा जा सकता था, क्या मान लो सवाल पूछ दिया हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 8.2 लीटर एट 1 atm एंड 300 केल्विन। मतलब इसी कंडीशन में पूछ दिया गया होता नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कैलकुलेट करना, तो कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स पता है 1/3, यदि नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना, बहुत सिंपल हो गया यार। क्या n = p अपॉन na, जस्ट इसको नंबर ऑफ मोल्स को na से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, मतलब Na/3। और Na का वैल्यू देखा जाए तो 6 × 10⁻23 और अपॉन में 3, दैट इज 2 × 10⁻20। ये पूछा गया होता तो फिलहाल आंसर हमारा 1/3 ही होगा। मान लो यार सवाल का एक नेक्स्ट पार्ट बनाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम would be present in 8.2 liter at 1 atm 300 Kelvin, then answer would be 2 × 10⁻23। यार यहाँ पे छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है ना, तुम लोग यार सही कर लेना। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्लियर है। एक और इस पे बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल यार देखो, सवाल में पढ़ दे रहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या है सवाल? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर O3 गैस, O3 का तो ओजोन गैस, ठीक, इन 3 लीटर ओजोन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 atm। तो आपको इस कंडीशन में बताना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना प्रेजेंट होगा इन 3 लीटर ओजोन गैस। चलो यार ऑप्शंस दिया हुआ है 3, 1, 1 एंड NOT। NOT का तो नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो चलो यार वीडियो पॉज होकर पहले खुद से कोशिश करो, आप लोग जिनसे नहीं बना इधर देखेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है इन 3 लीटर ओजोन गैस एट 27 एंड 8.21 atm। ठीक, ध्यान से देखना। PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन तो लगेगा यार, ठीक है ना। अब प्रेशर क्या पुट कर दे 8.21, वॉल्यूम क्या पुट कर देंगे 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स n का वैल्यू क्या पुट किया जाए, n को मैं n रखता हूं फिलहाल, r का वैल्यू क्या पुट किया जाए, r का वैल्यू यार बताओ, तो r का वैल्यू 0.082 और T क्या टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यार यहाँ डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने कैल्विन में 300 लिख दिया, ये सब गलती मत करना। 27 लिखा और यहाँ पे 27 पुट कर दिया, हो गया गलत। अच्छा ये कैसे आएगा यार मैं बता दे रहा, ये भी चीज़ मान लो यार जिनको नहीं समझ में आया, टेम्परेचर इन कैल्विन का जो रिलेशन होता है सेल्सियस के साथ वो ये होता है टेम्परेचर इन कैल्विन इक्वल टू 273 + TC। ये सब ऑलरेडी यार बेसिक लेक्चर में हमने कवर कर लिया, तो जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो तो यार ज़्यादा डिटेल्स के लिए फिर वो बेसिक लेक्चर में जाकर देखें, ये सब ऑलरेडी यार वहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं। तो टेम्परेचर इन कैल्विन 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना है 27, इसे यार ऐड करो, ये आ गया 300 केल्विन। ठीक, तो यहाँ आप क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर 300 क्यों पुट किया, कैसे पुट किया। हाँ, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है यार, केवल n ही तो है एक वेरिएबल, तो यहाँ से n = क्या आ जाएगा 8.21 × 3 अपॉन में 0.0821। यहाँ पे तो 0.0821 ले लेते हैं, एक्जैक्ट वैल्यू तो 21 ही होता है ना, ले लेते हैं यार, थोड़ा काट छाट करने में आसानी होगा। जो आपको आसान लगे ना वो काम करो, ठीक है ना, कोई पेचीदा रास्ते में नहीं घुसना है, जहाँ सिंपल दिखे, जो सिंपल सा रास्ता है वहाँ जाओ, उसको फॉलो करो। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, देखो ये पॉइंट हटेगा, ये भी पॉइंट हटेगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 0, यहाँ डेसिमल के बाद 4 0, तो ऊपर 2 0 बच जाएगा। अब इतना तो मैथमेटिक्स मुझे सिखाने की ज़रूरत है नहीं, तुम लोग यार सब 10वीं पास करके आए हो। ये उड़ गया, ये 300 से ये भी उड़ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1। अब असली खेल स्टार्ट होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम पूछा गया था। क्या मैं, अरे यार ऑप्शन यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, वाह ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऑप्शन को चेंज कर लो, यहाँ पे एक 2 कर लो, ठीक है ना, 3 1 2, क्लियर, गलती हो गई होगी मेरे से, ठीक है ना, 3 1 2 ऑप्शन कर लो। हाँ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 1, क्या आंसर 1 को मैं टिक कर दूँ? यदि ऐसा करोगे तो हो जाएगा गलत,
क्यों गलत हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जरा मुझे सोचकर बताओ, ये जो n का वैल्यू आया ये क्या ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स आया? ये देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो लगा रहे हैं ना हम लोग, ये भी किसी एक गैस के लिए लगाया जाता है। तो पहले तो ये मुझे बताओ ये किस गैस के लिए लगाया गया आइडियल गैस इक्वेशन? क्या ऑक्सीजन एटम के लिए लगाया गया है या किसी और के लिए लगाया गया है, बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो फार्मूला लगाया गया आइडियल गैस इक्वेशन वो O3 गैस के लिए लगाया गया है। मतलब एक कंटेनर था 3 लीटर वॉल्यूम ओजोन गैस का 3 लीटर था और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 8.21 atm था। और उस कंटेनर में ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे ये कैलकुलेट करना था। तो फिलहाल PV = nRT जो लगाया गया वो किस गैस के लिए लगाया गया? O3 के लिए लगाया गया। और यदि O3 के लिए लगाया गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसका आया? O3 का आया। बस यार इसी चीज को ध्यान में रखना था। मतलब मोल्स ऑफ O3 यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 1। मतलब ओजोन का 1 मोल है। यदि ओजोन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का कितना मोल होगा यार? हाँ तो यार देखो O3 तुम लोग को ऑलरेडी बताया ना, 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल? 3 मोल। और ओजोन का मोल भी 1 ही है तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 मोल O3 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हो गया यार कहानी खत्म। ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? तो यार हो सकता है यार आंसर 1 आया और कुछ नहीं देखें ले धड़ाक से आंसर मारे B। ऐसा करोगे तो तुम लोग हो जाओगे धड़ाम। इसीलिए यार इतना जल्दी भी नहीं करना, थोड़ा पेशेंस रखना है, देखना है यार कि सवाल एक बार क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन नहीं पूछा है। हाँ यदि सवाल होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इन 3 लीटर दिस दैट तो आंसर 1 होता, लेकिन ओजोन का नहीं पूछा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा, तो थोड़ा ध्यान रखना था। ठीक, तो ये सब देखो यार बहुत बार क्या होता है सवाल आपको आता है लेकिन आप गलती करके आ जाते हो एग्जाम में। क्यों? आप पेशेंस नहीं रखते, पेशेंस लूज कर देते हो। तो पेशेंस रखना है एग्जाम में, बहुत जल्दी भी नहीं करना। और ये नहीं कि यार मस्त आराम से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, समय पार हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो इतना भी स्लो नहीं करना है। ठीक है ना? टाइम को भी साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है और स्पीड भी मेंटेन करना है, सब कुछ मेंटेन बैलेंस करके चलना, तभी यार कोई एग्जाम क्रैक होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग इसको मिटा लो, इसको नोट कर लो। तो चलिए यार नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं, वेपर डेंसिटी। क्या बोला मैंने बच्चों? वेपर डेंसिटी। क्या ये हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? बताओ। नहीं, ऑलरेडी यार ये वेपर डेंसिटी के बारे में बता चुके हैं तुम लोग को। यदि जो बच्चे नहीं देखे यार जाओ यार प्रीवियस लेक्चर में वेपर डेंसिटी के बारे में बता चुके क्या था। फिर सर दोबारा क्यों बता रहे हैं? तो यार वहाँ मैंने बोला था कि वेपर डेंसिटी का भी आप लोग यार फार्मूला केवल याद कर लो, इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब तो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिए, तो अब बारी आती है वेपर डेंसिटी को फिर से पढ़ने की। ठीक, तो चलो यार समझते हैं वेपर डेंसिटी। सबसे पहले वेपर डेंसिटी क्या होता है? एक रिलेटिव डेंसिटी होता है, बताया था। रिलेटिव डेंसिटी में 2 तरह का डेंसिटी बताया था। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जो कि लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक, और हम लोग किसके रिलेटिव देखते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव टू वाटर। देख लो यार मैं लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी 2 टाइप का होता है, मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ दोनों चीज़ को। रिलेटिव डेंसिटी एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हमें पता होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml। ठीक, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई अपना यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हम लोग वेपर डेंसिटी पढ़े। वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक, और यहाँ पे अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर टेम्परेचर दोनों जगह सेम रखना होता था। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग वेपर डेंसिटी में ये फार्मूला जो लाए थे डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ये कहाँ से यार इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो यार अभी आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग को हम पता है, PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है। यहाँ से जरा समझ आए यार, थोड़ा ध्यान देना इधर, ठीक, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी फार्मूला क्यों आया। अच्छा इसको मैंने फिर डिराइव करके फाइनली जो लिखवाया था वो m/2 लिखवाया था। मतलब वेपर डेंसिटी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? m/2 के बराबर होता है। तो इसको m/2 क्यों लिखते, कैसे लिखते हैं?
ठीक, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 दिस इक्वल टू m/2। देख लो यार, और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन जब आगे करोगे, ठीक, आगे के क्वेश्चन में जब तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे आगे के चैप्टर में, तो बहुत बार क्या होता है मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का नहीं दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास का जगह पे वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ऐसे में आपको ये फार्मूला जरूरत पड़ जाएगा कि वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। तो बस ये छोटा सा एक फार्मूला याद रखना है आपको, बाकी यार कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? तो चलो यार, अब हम लोग जानते हैं कि ये वेपर डेंसिटी m/2 कैसे लिखते हैं। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे समझना n/v इंटू RT कैसे लिखा, समझाने की जरूरत नहीं है। P इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ऊपर में R इंटू टी। क्लियर यहाँ तक? W क्या है, वेट, गिवन मास, गिवन वेट। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट किसी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। H2O कह दिया तो फिर 80 नहीं होगा, CO2 कह दिया तो 44 ही होगा, N2 कह दिया तो 28 ही होगा। मतलब जो कैपिटल M है वो फिक्स है। क्लियर? तो अब P इक्वल टू यहाँ से देखो यार, W/V को मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे बचता है RT अपॉन में M। क्लियर? अब W/V क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, हाँ, डेंसिटी। तो यार मैं इसे P इक्वल टू ρRT/m क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यार? यहाँ तक हर एक स्टेप समझ में आ रहा है ना? देखते चलो यार स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। सबसे पहले P इक्वल टू nRT, वॉल्यूम को इधर लिया n/v, फिर मोल्स को मैंने W/m लिख दिया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम जो दिख रहा था ये वाला टर्म, इसको मैंने W/v को डेंसिटी लिख दिया, बाकी RT/m अपनी जगह एज इट इज है। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया यार? चलो डेंसिटी इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ तो क्या, P इंटू एम अपॉन में RT। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चल, तो डेंसिटी, अब हमें वेपर डेंसिटी, देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यही होता है ना वेपर डेंसिटी। अब देखो यार समझ में आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस का जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं डेंसिटी ऑफ गैस ले रहा हूँ तो फिर फॉर्मूला क्या पुट करना हो, प्रेशर ऑफ दैट गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास भी किसका, उसी गैस का, और अपॉन में RT होल डिवाइडेड बाय, ये डेंसिटी ऑफ गैस की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना। लेकिन बस ध्यान रखना, यदि मैं डेंसिटी ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ तो प्रेशर भी उसी गैस का, मॉलिक्यूलर मास भी उसी गैस का, R और टेम्परेचर भी उसी गैस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? नीचे डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ H2 गैस में क्या होगा, प्रेशर भी किसका, H2 का, मॉलिक्यूलर मास भी किसका, H2 का, अपॉन में RT। याद रखना R और T दोनों के दोनों सेम। अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी डेफिनेशन में यार ये मेंशन कर दिया गया था कि जो हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, वो अंडर सिमिलर नहीं, अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर था। मतलब ये कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए गैस के लिए भी और हाइड्रोजन गैस के लिए, तभी हम लोग वेपर डेंसिटी की बात करेंगे। तो यदि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो देखो यार, जो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस रहा होगा वही प्रेशर ऑफ H2 गैस भी रहेगा। उड़ गया, RT उड़ गया। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, H2। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय H2। H2 का मॉलिक्यूलर मास बताने की जरूरत है क्या, हाँ नहीं। तो डायरेक्ट वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या बन गया फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में 2। तो इस तरह से यार यही इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेपर डेंसिटी 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ से उल्टा बोल दिया, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतना डेरिवेशन बस समझाने के लिए था यार, आपको याद रखना वही फार्मूला काम आएगा, वही फार्मूला मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या फिर वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। ठीक है ना? तो चलिए यार नोट कर लो, सवाल सुन लो यार। क्या है सवाल, अ गैस इज फाउंड टू हैव द फार्मूला COX, C कार्बन, O ऑक्सीजन, होल ब्रैकेट में X। ठीक, गैस इज फाउंड टू हैव द फार्मूला CO होल X, इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, द वैल्यू ऑफ X मस्ट बी। कोशिश करो यार, बहुत आसान है, उम्मीद है यार तुम लोग सब के सब बना डालोगे। सवाल क्या है इधर देखते हैं अब, अरे यार सोल्यूशन है ना।
वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, वेपर डेंसिटी का वैल्यू दिया है 70, मतलब मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आ गया 140। अब यार मॉलिक्यूलर मास 140 किसका मॉलिक्यूलर मास है, COX का, और COX का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बता दो यार तुम लोग, तो C का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, यही हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO होल X। C का 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना होता है 28, मतलब ये वैल्यू हो जाता है 28x, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास देखे ना तो 28 इंटू एक्स आ जाता है। तो यदि मॉलिक्यूलर मास 28x है इक्वल टू 140, तो x का वैल्यू कितना आ गया, कट जाएगा यार 5 ठीक है ना, ये सब यार तुम लोग छोटा मोटा कैलकुलेशन देख लेना। आगे आंसर 5, यही तो पूछा गया था, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, सो सिंपल। अब इससे भी उम्मीद कर सकते हो क्या इजी क्वेश्चन उम्मीद मत करना यार, इससे इजी। ठीक, तो चलिए यार वेपर डेंसिटी किस तरह से अप्लाई करना समझ में आया ना, देख रहे हो ना, बस फार्मूला का कमाल था, वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2, इस तरह से मॉलिक्यूलर मास आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी। उसके बाद क्या, CO होल X है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं सकते हो क्या, 12 प्लस 16 28, 28 इंटू एक्स, दैट्स इट, खत्म, x का वैल्यू आ गया 5। ओके, तो चलिए यार ये चीज़ नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट एक छोटे से टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, कोई टॉपिक वॉपिक नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में दिखेगा, मैं उसको एक छोटा सा टॉपिक बनाकर पढ़ा दे रहा हूँ, क्लियर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि यार इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग खुद से भी सोच सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा। ठीक, इसको एक मैं एग्जांपल से समझा देता, जैसे मान लो यार हमारे पास कोई कंटेनर है, क्लियर, इस कंटेनर में दो सब्सटेंस A एंड B, और A के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N1, B के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N2। ओके, और A का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1, A का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1, और B का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M2, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है, A का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N1, B का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया A और B को। तो मिक्स करने से जो हम मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। जैसे M1 का मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है, A का मॉलिक्यूलर मास पता है M1, B का मॉलिक्यूलर मास पता है M2। अब इसका N1 लेकर इसका N2 मोल्स लेकर दोनों को मिक्स कर दिया गया, और इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास पूछ दिया गया। कैसे निकालेंगे, पहले खुद से कोशिश करो, कोई बहुत भारी नहीं चीज़ है, तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक, तो सोचो, मैं इधर बताता हूँ कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा यार लॉजिक है, कुछ नया फार्मूला, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, जो अब तक पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स, यही करना पड़ेगा ना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट को इधर भेजो, मोल्स को नीचे लाओ, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया, वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। मान लो हमारे पास केवल A होता, मान लो हमारे पास केवल A होता, यदि केवल A होता तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते, A का मास ऊपर रख देते, वेट ऑफ A, और नीचे A का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो यहाँ रख देते, वेट बाय मोल्स कर देते, आ जाता मॉलिक्यूलर वेट। सो सिंपल। B के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होता तो क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल यार, B का वेट ऊपर, उसका जो भी मोल्स होगा उसको नीचे, आ जाता है यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अगेन यार सो सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे A और B का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट नहीं कैलकुलेट करना, हमें तो अब उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। अब यार तुम लोग थोड़ा होशियार मत बनना यार, कि पता चला मान ले यार हम कोई दो गैस ले लिए O2 और N2, देखिए यार होशियारी में गलत हो जाएगा। मान ले O2 और N2 लिए, O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, और हम पूछे यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बहुत सिंपल है यार, 32 इधर से 28 इधर से जोड़ो यार कितना हो जा रहा है, 8 2 10 5 एंड 6 60, मतलब यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आंसर दे देंगे 60, और यदि ऐसा करते हो तो हो जाएगा गलत। क्योंकि यार देख यहाँ पे वेट यदि मान लो यार इसका 32, O2 का 32 ग्राम, N2 का O2 का 32 ग्राम और N2 का यदि 28 ग्राम ले लिया जाए गिवन मास,
और मॉलिक्यूलर मास दोनों अलग अलग चीज़ होता है। मान लिया हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसका 32 ग्राम है, इसका 28 ग्राम, मिक्स कर देंगे तो 60 ग्राम मिलेगा, वो गलती नहीं है। लेकिन यदि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पूछा जाए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए मिक्सचर का तो आपको फिर टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स करना पड़ेगा, तब जाकर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट होगा। अब टोटल वेट बाय टोटल मोल कैसे इस मिक्सचर के लिए फाइंड आउट किया जाए, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सोचो समझ में आ जाएगा ये भी चीज़। पहला चीज़ यार देखो यार, ये गलती मत करना तुम लोग। क्या गलती नहीं करोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों का मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ दोगे और बोल दोगे सर ये तो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ना गलत हो जाएगा, ठीक। करना क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेट बाय टोटल मोल्स, या एन को मैं टोटल कर देता हूँ और एन को भी टोटल कर देता हूँ। अब यार बात आती है कि एन डब्ल्यू टोटल मतलब टोटल मास इसमें हम कैसे निकालेंगे। हमको तो मॉलिक्यूलर मास ए का पता है, बी का मॉलिक्यूलर मास पता है, ए का नंबर ऑफ मोल्स पता है, बी का नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो टोटल मास हमें तो दिया ही नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो देख यार बहुत ही सिंपल है, ए का यदि मोल्स और मॉलिक्यूलर मास दिया है तो ए का मास नहीं बता सकते तुम? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाता है गिवन वेट। तो इस तरह से यहाँ पे देखो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल वेट टोटल मोल्स, यही तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो इस तरह से वेट ऑफ ए क्या लिखूंगा, वेट ऑफ ए तो n1 इंटू m1, वेट ऑफ बी क्या लिखूंगा n2 इंटू m2। अब यार ये चीज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट को मैं मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास कैसे लिख रहा हूँ देख लो यार यहाँ से। तो इस तरह से वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी दोनों को ऐड कर दी, हो गया टोटल वेट, और नीचे हमें क्या लिखना था, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो यार बहुत आसान है, दिख रहा है डायरेक्ट, क्या n1 प्लस n2 हो गया यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आ गया, समझे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना हो तो आप ये फार्मूला याद कर लो। हो सकता है यार दो की जगह पे 3 गैसेस को मिक्स कर दिया जाए, 3 सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए, कोई बात नहीं यार, n3 m3 और नीचे भी n3 ऐड होता चला जाएगा। क्लियर, 3 4 5 जितना हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो यार इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूँ। चलो यहीं पे मैं सवाल लिख देता हूँ, इसी से रिलेटेड एक सवाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। देखिए यार ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में, और ये आपको अलग से कहीं भी कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन परेशान कर देगा यार, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ता है लेकिन कहीं अलग से बताया नहीं जाता ये चीज़ को, ठीक। तो इसीलिए मैं अलग से एक टॉपिक एक हेडिंग डालकर इसको डिस्कस कर दिया, अलग से आप लोगों को फार्मूला दे दिया। क्लियर, तो इसलिए यार आगे चलकर कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। इसलिए हर एक चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यार एकदम अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ के चलना, क्योंकि यार कोई भी चीज़ स्किप कर रहे हो, कोई एक लेक्चर भी स्किप कर रहे हो तो फिर तुमको लॉस आगे झेलना पड़ेगा। देख रहे हो ना यार, अभी जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना कहीं वो हर एक पीछे वाले लेक्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा हर एक चीज़ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। इसलिए यार एकदम सिंसियरली ऑनेस्टली पढ़ाई करना है, हर एक लेक्चर को यार नोट्स बनाना है, ठीक। बहुत सारा चीज़ मैं बोलता हूँ जो हो सकता है मैं नोट्स ना लिखा रहा हूँ, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है यार खुद से नोट करते हुए चलना। केवल ऐसे सर ने क्वेश्चन दिया और पता चला मैंने रफ में सॉल्व किया और हो गया काम खत्म, यानी ये सब कर रहे हो तो यार बहुत गलत काम कर रहे हो। जितना मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ वो तुमको एकदम बाकायदा नोट्स में फेयर करके लिखना है, ताकि यार मान लो यार मैं कल्चर का टेस्ट लेता हूँ तो तुम लोग तो परेशान हो जाओगे, यार मैं पढ़ूँ तो कहाँ से पढ़ूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और बुक में यार मत खोजना, ठीक, बुक में खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में आपको सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि यार बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से चलता है सबका, तो इसलिए हो सकता है यार परेशानी हो। तो इसीलिए एक जगह आपको फॉलो करना, और वो है आपको मेरा नोट्स। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको नोट करवा रहे हैं वो नोट करते हुए चलना है। इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग को बता दिया यार, वो सब आप बुक फॉलो कर सकते हो। क्लियर है ना। तो इसीलिए यार एकदम ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ वीडियो देखना और पढ़ाई करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल्स
O2 and 2 moles N2R। ठीक है ना, बस यही बताना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल O2 एंड 2 मोल्स N2। ठीक, यही सवाल है। पहले यार खुद से कोशिश करो, बन ही जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन में क्या आ जाएगा N1 प्लस M2। O2 का देखा जाए तो 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास O2 का 32, M2 का है तो 2 मोल्स, N2 का 28 और डिवाइडेड बाय में N1 प्लस N2 दैट इज 1 प्लस 2 3। तो ये ऊपर आया 32 प्लस 56 हो जाता है और नीचे में 3, तो ये कितना हो जाता है 6 2 8 5 3 8 88 अपॉन 3। इतना ही आंसर हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर देखा जाए तो एक्सैक्ट वैल्यू यदि मुझे निकालना तो क्या हो जाएगा 3 2 22.22। क्लियर, समझ में आ रहा ना, बहुत इजी हो गया अब तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना, तो देखो फिर भी फार्मूला हर जगह पता चला यार, रट रहे फार्मूला भी रटना नहीं है हर जगह। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर फार्मूला रट डाले और कहीं 3 सब्सटेंस कर देगा 4 सब्सटेंस कर देगा तो तुम क्या बोलोगे, तीसरा वाला तो हमारे फार्मूला में था ही नहीं, हमको तो सर ने 2 वाला लिखवाया था, 3 वाला तो लिखवाया ही नहीं था। तो इसीलिए फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी मैं देखते हो ना, हर जगह मैं बताता हूँ फार्मूला, तो पहले उसका पूरा हिस्ट्री जो है ना, उसका पूरा DNA एनालिसिस पोस्टमार्टम करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ यार फार्मूला रटना है। इसलिए पहले भी पता चला सर ने इधर 15 मिनट मेहनत करके एक फार्मूला डिराइव किए और तुम लोग 15 मिनट में सर ने क्या बताया वो तो भूल ही गए। बस हमको यार फार्मूला से मतलब, हमारे पास फार्मूला आ गया, ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलता है फार्मूला रट कर। फार्मूला को जब तक समझते नहीं हो, किस तरह से वो आया, डिराइव किया गया, ये चीज़ नहीं समझते हो, तो फिर कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि एग्ज़ाम में आप यदि उम्मीद कर रहे हो कि फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे तो ये भूल जाओ। हर एक जगह हर एक क्वेश्चन में आपको नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको ऐसा नहीं 30-25 क्वेश्चन, जैसे अभी जेईई की पैटर्न की बात करो तो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 25 में से 4-5 क्वेश्चन बहुत हार्डली आपको मिल जाएंगे जिसमें आप फार्मूला पुट करोगे निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में तो फार्मूला काम ही नहीं करेगा, आपका बस भेजा जो दिमाग है ना, ब्रेन, वही काम करेगा। तो इसीलिए फार्मूला को रटने के बजाय समझो, वो ज़्यादा बेहतर है। और हर एक चीज़ जो यदि कहीं नहीं समझ में आता तो यार फिर मैं हूँ, बताया करो मुझे। ठीक, तो चलो यार नोट कर लो और वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे। नई चीज़ों में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसके बाद सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जानेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, और उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आएंगे। तो बहुत ही आगे का जो भी लेक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं, लेकिन उस लेक्चर को समझने के लिए ये सब आपका पहले अच्छा होना, क्योंकि क्वेश्चंस आगे जो भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उनको टफ यदि करना हो, क्वेश्चंस हार्ड बनाना हो, तो बस यही कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हार्ड बनाएगा। क्वेश्चंस हार्ड क्यों होते हैं यार, कोई क्वेश्चंस भारी होता है, डिफिकल्ट होता है, भारी क्यों होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों होता है, तो बस उसके पीछे एक ही है वजह है कि यार 2-3 कॉन्सेप्ट को यदि मिक्स कर देना तो बच्चे को लगेगा यार प्रॉब्लम तो बड़ा हार्ड हो गया। समझे, मतलब कोई प्रॉब्लम भारी नहीं होता यदि आपका पहले का यदि हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि वही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसीलिए यदि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ नहीं, हलवा पूरी की तरह है, समझ लो। तो इसीलिए हर एक चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो चलो यार अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।